Welcome back to my physics class. So this is your physics tutor Sonali and I welcome you all in your YouTube channel जिसका नाम है Physics the Friction of Minds. So friends, as we all know, currently we are dealing with a chapter from core physics, from quantum physics जिसका नाम है Dual Nature of Radiations and Matter, and in the last lecture we have completed the story of radiation. रेडिएशन की स्टोरी लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट की और ये कंक्लूड किया कि रेडिएशन के पास वेव नेचर तो है ही, बट कुछ फिनोमेना के लिए जहाँ पे रेडिएशन का वेव नेचर यूजफुल नहीं है वहाँ पे रेडिएशन एक दूसरा नेचर शो करती है जिसे हमने कहा पार्टिकल नेचर, राइट. सो अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. ओके, so dual nature of radiation has been completed. Now we'll discuss the dual nature of matter, that is also called as a wave particle duality of a matter. तो अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इस लेक्चर में हमें क्या डिस्कस करना है ये पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है. सो देखो अभी तक की जो हमारी स्टोरी थी उसमें क्या प्रूफ हुआ, रेडिएशन जो है, रेडिएशन हमारे स्टोरी का हीरो था, राइट. उस रेडिएशन के पास वेव नेचर है ये बात तो सभी को पता थी, बट इस चैप्टर में ये प्रूफ कर दिया कि रेडिएशन के पास एक और नेचर है, उस नेचर को हमने कहा पार्टिकल नेचर, राइट. सो अब रिवर्स थिंकिंग शुरू हो गई कि आपका रेडिएशन जो ऑलरेडी वेव है वो अगर पार्टिकल बन सकता है, अगर आपको वेव पार्टिकल बन सकता है तो क्या आपका पार्टिकल वेव नहीं बन सकता. बिकॉज साइंटिस्ट लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, अगर वेव को पार्टिकल बना दिया और ये प्रूफ भी कर दिया तो फिर क्या पार्टिकल वेव नहीं बन सकता. इस रिवर्स डायरेक्शन में क्या हुई, थिंकिंग शुरू हो गई. तो अब क्या हुआ, अब बात आई मैटर की. अब पहले हमारे स्टोरी का हीरो था रेडिएशन, अब हमारी स्टोरी का हीरो है मैटर. तो जैसे रेडिएशन का वेव नेचर सभी को पता था, वैसे ही मैटर का पार्टिकल नेचर जो है वो सभी को पता था. बट अब कॉन्सेप्ट क्या है कि अब डिस्कशन का पॉइंट क्या है कि अगर आपका रेडिएशन जो वेव है वो वेव अगर कुछ फिनोमेना के लिए पार्टिकल बन सकता है तो आपका मैटर जो पार्टिकल है ये सभी को पता है, तो क्या ये पार्टिकल वेव नहीं बन सकता. इस डायरेक्शन में थिंकिंग शुरू हो गई और ये सारी चीजें प्रूव्ड हो गई और ये भी प्रूव्ड हो गया दैट यस, लाइक वेव कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल and that particle we call it as a photon. In the similar way, matter also shows dual nature. Matter has a particle nature, we know, but at the same time for some phenomena this particle can also behave like a wave. Okay, so this way dual nature of matter was also invented and it has been proved. Okay, so we'll see this story stepwise, but I hope you got the motive of this lecture. So in this lecture we have to discuss the dual nature of matter. Okay, just like we have discussed the dual nature of radiation. So we are familiar with the wave nature of radiation. So we have proved that radiation shows a particle nature, that means your wave can be converted into particle. At the same time we are familiar with the particle nature of matter, but now we will prove that this matter also shows one more nature, that is wave nature. That means now as your wave can convert into particle, your particle can also behave like a wave. Okay, so this is the point of today's discussion, and in order to understand the story of this dual nature of matter, watch this lecture till end so that you will be familiar with each and every concept that we will discuss here. Okay, so see, इसके लिए अब पहले जो साइंटिस्ट आए उस साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रॉय. ओके, सो दिस साइंटिस्ट इन 1924 इन द ईयर, आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जहां उन्होंने रेडिएशन का पार्टिकल नेचर प्रूव किया. उसके लगे 3 इयर्स बाद 1924 में साइंटिस्ट आए डी ब्रॉय. ओके, और डी ब्रॉय ने अपने थेसिस में, ही वॉज डूइंग हिज डॉक्टरेट, पीएचडी कर रहे थे, पीएचडी में थेसिस सबमिट करना होता है, ठीक है, और उस थेसिस में कुछ तो भी नया इन्वेंशन दिखाना होता है. तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर कि मैटर भी वेव बन सकता है, पार्टिकल भी वेव बन सकता है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर डी ब्रॉय ने विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट किए एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट ऐसा है, एवरी मूविंग particle has a wave.
has a wave associated with it. So डी ब्रॉय ने क्या किया, एक स्टेटमेंट दे दिया जिससे उन्होंने ये शो किया कि आपका जो मूविंग पार्टिकल है उसके साथ वेव एसोसिएट की भी होती है, मतलब ही आपका जो पार्टिकल है वो भी क्या बन सकता है, it can also act like, it can also behaves like a wave, and for this he has given a statement that every moving particle having a particular mass m which will moves with a certain velocity v, it has a wave associated with it. तो जैसे आइंस्टाइन ने कह दिया था कि रेडिएशन पार्टिकल है, वेव पार्टिकल है, वैसे डी ब्रॉय ने डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर आपका पार्टिकल मूव हो रहा होगा तो मूविंग पार्टिकल जो है उसके साथ वेव एसोसिएट की भी होती है, मतलब आप जब मूव होगे, आप खुद भी पार्टिकल हो तो आप जब मूव होगे तो आप वेव बन जाओगे, ऐसा किसका कहना था, डी ब्रॉय का. सो read it as a de Broglie, though it looks like a de Broglie. Okay, its correct pronunciation is de Broglie. But ये जो स्टेटमेंट था ये उन्होंने अपने थीसिस में तो दे दिया क्योंकि उन्हें कुछ नया दिखाना था, बट इसका प्रूफ अभी तक कहीं पे भी नहीं था. ठीक है, इसका प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उनके पास नहीं था और करके इसे सिर्फ हाइपोथेसिस कहा जाता है, इसे हाइपोथेसिस कहा जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ de Broglie hypothesis. So along with the dual nature of matter, we'll simultaneously discuss the de Broglie hypothesis, which is the basis of this particular point. Okay? So अब इसे प्रूफ कैसे किया जाए, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी नीड्स अ प्रूफ. जब तक प्रूफ नहीं करोगे तो पीएचडी कैसे अवॉर्ड होगी. तो अब देखो, डी ब्रॉय बहुत स्मार्ट थे, स्टोरी है ये बट स्टोरी के जैसे ही लेना है. डी ब्रॉय बहुत स्मार्ट थे, उनको क्या प्रूफ करना था कि पार्टिकल वेव की तरह भी बिहेव करता है. तो रिसेंटली आइंस्टाइन ने प्रूफ किया था कि वेव पार्टिकल है, रेडिएशन जो है पार्टिकल है जिसको नाम दिया था फोटोन. अब डी ब्रॉय ने क्या किया, उसी फोटोन को लिया और उस फोटोन को कह दिया दैट फोटोन कैन एक्ट लाइक अ वेव. बट ये प्रूफ करने के लिए उन्होंने छोटा सा एक जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो एस्टेब्लिश किया. वो देखो कैसे. तो फॉर फोटोन, आपको पता है फोटोन विच moves with speed of light. हमने फोटोन के कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं, moves with speed of light. डी ब्रॉय को क्या प्रूफ करना था कि मूविंग पार्टिकल के साथ क्या होती है, वेव एसोसिएट की भी होती है, मतलब मूविंग पार्टिकल या फिर पार्टिकल जब मूव होता है तो वो क्या बन जाता है, वेव बन जाता है. ये डी ब्रॉय को प्रूफ करना था. उसके लिए उन्होंने कोई मटेरियलिस्टिक पार्टिकल ना लेते हुए कौन सा पार्टिकल लिया, फोटोन. Okay, which moves with the speed of light, and he has taken a particle property of a photon which is momentum, because you know that energy and momentum अगर किसी के पास होंगे तो वो क्या कहलाते हैं, पार्टिकल कहलाते हैं. सो उन्होंने फोटोन को पार्टिकल करके लिया और उसका मोमेंटम लिया. ओके, जो पार्टिकल प्रॉपर्टी है. ठीक है, और फोटोन का मोमेंटम कितना होता है हमें पता है, P = E/c. ये रिलेशन कैसे आया मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू एनर्जी मास रिलेशन, आइंस्टाइन्स एनर्जी मास रिलेशन = mc². सो यू कैन राइट E = m × c × c, where product of mass into velocity is nothing but what, momentum. So now you can write P = E/c. Okay, so this way this is the momentum of photon. और मोमेंटम क्या है, पार्टिकल की आइडेंटिटी है, अगर किसी मोमेंटम होगा तो वो पार्टिकल होता है. तो इस तरह से डी ब्रॉय ने फोटोन की पार्टिकल प्रॉपर्टी यूज की और ये पार्टिकल प्रॉपर्टी यूज करके एक रिलेशन डिराइव किया. वो देखो कैसे. ओके, अब वी नो दैट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E = व्हाट, एनर्जी ऑफ फोटोन, और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h². सो अगर ये E की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो 1 क्या हो जाएगा, P = E की वैल्यू है h/c. ओके, यू कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन एज h/λ, where μ/c = λ. स्टैंडर्ड रिलेशन आपको पता है, c = क्या होता है, μ/λ. सो इफ आई राइट दिस एज μ/c, सो इफ आई राइट इट एज μ/c, ये c इधर ले गए तो ये लैम्बडा इधर आके क्या हो जाएगा, 1/λ. So if I replace this, h is constant, h is as it is. So if I replace this μ/c as 1/λ, so you can also write this equation like
this. Okay, so let this be equation number 2. So this is all substitutions that we have done. Okay, so अब देखो उन्होंने क्या किया, एक सिंपल से इक्वेशन से उन्होंने सारी मिस्ट्री सॉल्व कर दी. वो कैसे? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? मोमेंटम. ये मोमेंटम किसकी आइडेंटिटी है? मोमेंटम इज आइडेंटिटी टू बी अ पार्टिकल, फॉर बीइंग अ पार्टिकल. एंड राइट हैंड साइड में क्या है? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी और दूसरी है, ये इक्वेशन लोगे तो फ्रीक्वेंसी, ये वाला लोगे तो वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये सब किसको शो करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वेव को. तो उन्होंने एक ऐसा इक्वेशन डिराइव कर लिया जिसके लेफ्ट हैंड साइड में मोमेंटम था जो पार्टिकल को डिस्क्राइब करता है, और जिसके राइट हैंड साइड में फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ थे जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जो वेव को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस वजह से उन्होंने क्या कह दिया कि पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है दैट इज मोमेंटम, उसका फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी है. मतलब ही क्या? दिस फॉर्मूला गिव्स अस द इंटररिलेशनशिप बिटवीन wave and a particle property, and then he stated that every moving particle has a wave associated with it. Okay, because these are the properties of a wave. Okay, but स्टोरी यहीं तक नहीं थी. स्टोरी यहीं तक क्यों नहीं थी? क्योंकि ये तो फोटॉन के लिए प्रूफ किया, और आइंस्टाइन ने तो पहले ही कह दिया था ना कि रेडिएशन मतलब ही फोटॉन होते हैं. तो रेडिएशन तो वेव है, जो फोटॉन मतलब पार्टिकल की तरह होते हैं, आइंस्टाइन ने बताया था. और डी ब्रॉय ने क्या किया? उल्टा कर दिया. फोटोन को पार्टिकल कंसीडर करके क्या किया? अगर वो फोटोन मूव हो रहा होगा तो उसे क्या बना दिया? उसे वेव बना दिया इस इक्वेशन के थ्रू. ठीक है, बट व्हाट अबाउट अदर पार्टिकल? फिर साइंटिफिक कम्युनिटी को क्या चाहिए था? फोटोन अगर छोड़े तो व्हाट अबाउट अदर मटेरियलिस्टिक पार्टिकल? सो देन ही स्टेटेड दैट now this relation is applicable for all the materialistic particle like you, like me, like electron, like subatomic particle, proton, neutron. He stated that this statement is applicable for all the materialistic particle. Okay, so अगर ये बात है तो फिर any particle, any materialistic और any material particle जिसका मास है m, having mass m and moving with velocity v, moving with velocity v. क्योंकि डी ब्रॉय का ही कहना था ना कि अगर कोई भी पार्टिकल, अब फोटॉन ही नहीं तो कोई भी मटेरियल पार्टिकल जिसके पास एक पर्टिकुलर मास होगा जो एक वेलोसिटी के साथ मूव होगा, सो वो मूविंग पार्टिकल के साथ क्या है? वेव एसोसिएट की हुई है. तो इस अगर वेव एसोसिएट की हुई है तो उस वेव को वेवलेंथ है, उस वेव को फ्रीक्वेंसी है. सो ये फॉर्मूले भी हमें चाहिए. So he stated that if any material particle having mass m and wavelength v, so wavelength and frequency of wave जो उसके साथ associate की है, associated with it is given by. So if your moving particle has a wave associated with it, तो उस एसोसिएटेड वेव को फ्रीक्वेंसी होगी, उस एसोसिएटेड वेव को वेवलेंथ होगी. तो उसके फॉर्मूले भी हमें डी ब्रॉय ने दिए. सो ही स्टेटेड दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसोसिएटेड वेव इज गिवन बाय, इस फॉर्मूला से ही लिख सकते हो, न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई बाय एच. ओके, एंड वेवलेंथ इज गिवन बाय, सी p equals to h by lambda, so wavelength lambda equals to क्या होगा? h by p. So this is what? h by p. Okay, and now this is, we are talking for the materialistic particle having particular mass m moving with velocity v, and for that case you can replace momentum as m into v. Okay, फोटोन का मोमेंटम ये होता है, ये क्वांटम फिजिक्स है, और ये क्या है हमारा? ये हमारा क्लासिकल फिजिक्स है जिसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं. तो पहले तो ये स्टोरी, डी ब्रॉय की स्टोरी फोटॉन तक ही थी, बट उसके बाद डी ब्रॉय ने कह दिया कि ये स्टेटमेंट सारे पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है. फिर वो मासलेस पार्टिकल लाइक फोटॉन रहो या फिर वो मटेरियल पार्टिकल रहो जिससे क्या होगा? पर्टिकुलर मास होगा जो अब कौन सा वेलोसिटी के साथ मूव होगा? वेलोसिटी v. सो ही हैज गिवन द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी
and wavelength of a wave associated with that moving particle. Okay, अब फिर क्या हुआ, अब देखो आगे की स्टोरी क्या है। आपको पता है डी ब्रॉय के अकॉर्डिंग अब क्या है कि कोई भी मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड की हुई होगी, ठीक है। तो अब आगे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स पता है, जैसे कि प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव, साउंड वेव, लाइट वेव एक्सेट्रा। ओके, सो ये सारी वेव्स की जब हम बात करते हैं तो जब ये वेव प्रोपोगेट होती है हमें पता है कि क्या होता है, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है। सो यहाँ तो कोई वाइब्रेशन नजर नहीं आया, ठीक है। तो फिर आप क्या करें, तो मतलब इसके थ्रू एक न्यू टाइप की वेव इन्वेंट हुई और उस वेव को कहा गया मैटर वेव। मैटर वेव, और ये मैटर वेव आपने स्टडी की होंगी कभी, डेफिनेशन वगैरह आपको पता होगा। तो जैसे कि प्रोग्रेसिव वेव, लॉन्जिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स वेव, कोई भी वेव जो होती है मैकेनिक्स में, वेव मैकेनिक्स में जब वेव प्रोपोगेट होती है तो पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं। अब डी ब्रॉय के अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टिकल मूव हो रहा है तो उसके साथ वेव एसोसिएट की हुई है, तो अगर वो मूविंग पार्टिकल वेव है तो वाइब्रेशन तो कहीं नजर नहीं आए, तो ये कुछ अलग टाइप की वेव थी, तो उस वेव को नाम देने आया मैटर वेव। और मैटर वेव क्यों कहा, क्योंकि पार्टिकल को वेव बताया है, मूविंग पार्टिकल के साथ वेव होती ये बताया है करके इस वेव को कहा गया मैटर वेव। और ये जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है, वेवलेंथ, दिस इज कॉल्ड एज de Broglie wavelength. So this wavelength is called de Broglie wavelength, and that's why this de Broglie wavelength is given by lambda equals to h by p or h upon mv. Okay, so this way. ये एक स्टोरी थी जो किसने दी, साइंटिस्ट डी ब्रॉय, बट स्टिल अभी तक कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था इस स्टोरी में, और करके इसे क्या कहा गया, दिस हैज बीन कॉल्ड एज अ हाइपोथेसिस। ओके, अब फिर क्या हुआ, अब स्टोरी और थोड़ी मॉडिफाई हो गई, किस वे से, तो देखो अब डी ब्रॉय ने बताया कि अगर कोई पार्टिकल फॉर सर्टेन पार्टिकल जिसका मास है m, ऑफ मास m विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m अगर वो वेलोसिटी v के साथ मूव हो रहा होगा तो उसके साथ क्या है, एक वेव एसोसिएट की हुई है, मतलब आपका जो मैटर है, जो पार्टिकल है वो वेव है, ऐसे डी ब्रॉय ने बताया। सो अगर पार्टिकल मूविंग है तो उसे काइनेटिक एनर्जी होगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय हाफ m v स्क्वायर, राइट। सो फ्रॉम दिस रिलेशन v स्क्वायर कितना हो जाएगा, v square will be equals to 2ek upon m। इस पे से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v will be equals to 2ek upon m, okay, and under root of, so this is the value of v, and if I substitute this value of v in this equation, let this be next equation, it might be 3, okay। So lambda कितना हो जाएगा, डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन, ये m as it is रखते हैं, so I kept this h upon m as it is, and in place of v you can substitute this value, but 1 upon v है, ठीक है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें रेसिप्रोकल लेना होगा, ये हो जाएगा m upon 2ek, where ek is what, E and K are not the different terms. Ek means kinetic energy. Okay. So lambda equals to. Now if we solve this, you can write this m as root m into root m. So this root m will cancel, and this will be equals to under root of twice m e k. So this way, this is the modified form of de Broglie wavelength in terms of kinetic energy. So अगर आपके पास kinetic energy है, पार्टिकल का मास है, तो आप डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज करके भी डी ब्रॉय वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब ये बात थी मटेरियलिस्टिक पार्टिकल की। पहले फोटोन के बारे में सोचा गया, फिर मटेरियल पार्टिकल के बारे में सोचा गया, अब जो है वो चार्ज पार्टिकल के लिए सोचा गया। तो अब डी ब्रॉय ने क्या कहा, व्हाट इज स्टेटेड फॉर चार्ज पार्टिकल,
you know that the charged particle like proton, like electron. So for charged particle, okay, so if that charged particle which is, अगर उसे आप accelerate कर रहे हो, which is accelerated by potential of certain suppose v volt. अगर कोई अपने पार्टिकल एक्सेलरेटर पढ़ा है, जैसे साइक्लोट्रॉन हमने देखा था, तो इफ यू आर एक्सेलरेटिंग अ सर्टेन चार्ज पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट, ओके, थ्रू अ सर्टेन पोटेंशियल ऑफ v वोल्ट, देन यू नो दैट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता है फिजिक्स का. सो इस पे से वर्क डन क्या हो जाएगा, q into v. This is capital V. This V is not a velocity, it's a potential. Okay, this V is what? This is potential through which you are accelerating your charged particle. Okay, so now you know that in physics work can be converted into energy, because work and energy are interconvertible. So whatever work you are doing on a charged particle to accelerate it, that work will be stored in that charged particle in terms of energy. सो आपने क्या किया, चार्ज पार्टिकल पे वर्क किया उसे एक्सेलरेट करने के लिए, वही वर्क उस चार्ज पार्टिकल में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ. कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जिसके साथ अब वो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, मतलब मूव होगा. सो दिस वर्क कैन बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई के. सो आई कैन राइट q into v as E into k. So again you can modify this equation for a charged particle. So I can write equation 4 as, अब देखो equation 4 को आप कैसे लिख सकते हो. Lambda is equals to h upon under root of this 2m as it is. Now m is the mass of this charged particle. Okay. So if you are taking a electron, so you have to put here the mass of electron. And now ek की value कितनी है? This is q into v. Okay. So this way. इस तरह से एक और रिलेशन आपको मिला डी ब्रॉय वेवलेंथ का. सो डी ब्रॉय वेवलेंथ के नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे पास है. ठीक है, ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ये रिलेशन है पोटेंशियल और चार्ज के फॉर्म में, एक रिलेशन हमने देखा था मास और वेलोसिटी के फॉर्म में. ठीक है, सो डिपेंड्स कि आपको न्यूमेरिकल्स में क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन ऑफ दिस रिलेशन. ओके, सो नाउ if I am talking about charged particle like electron, so for electron, या फिर उसके पहले अब देखो क्या हुआ. अब ये भी क्वेश्चन अराइज होता है, आपको होना चाहिए, डी ब्रॉय ने कह दिया कि कोई भी मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट की हुई है, राइट. सो अगर हम हमारी बात करें या फिर एक आधा कोई पर्सन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए. सपोज दैट देयर इज सर्टेन पर्सन, सपोज जिसका मास है, सपोज जिसका मास है 100 kg. 100 kg बहुत हो गया तो हमने एक लिमिट ले ली है. ठीक है, सपोज अब ये 100 kg मास वाला जो पर्सन है वो मूव हो रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये हमारी वैल्यूज है. ठीक है, सो अगर एक कोई भी पर्सन जिसका मास है 100 kg, इफ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, सो जब वो मूव होगा तो डी ब्रॉय के अकॉर्डिंग वो क्या बन जाएगा, पार्टिकल बन जाएगा. वो मूविंग पर्सन जो है उसके साथ वेव एसोसिएट की हुई होगी, मतलब वो मूविंग पर्सन अब क्या बन जाएगा, वेव. तो क्या ये वेव हमें दिखती है? नॉट एट ऑल. ऐसे डेली लाइफ में हम खुद ही चलते हैं, हम चल रहे हैं मतलब मूव हो रहे हैं, राइट. सो अगर हम मूव हो रहे हैं तो क्या हमें, या फिर कोई भी पर्सन अगर स्ट्रीट से चल रहा है तो वो मूव हो रहा है, जब वो मूव होता है तो क्या उसके साथ वेव एसोसिएट की हुई दिखती है? नॉट एट ऑल. सो अब इसका आंसर क्या, तो इसका आंसर देखो कैसा है. सो डी ब्रॉय वेवलेंथ अगर हम इसकी निकाले तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, h upon p, और एल्स यू कैन राइट इट एज p is as m into v, momentum as mass into velocity, right. So lambda is equals to, h is a Planck's constant, standard value 6.62 10 raised to minus 34 upon m is a mass, what is that, 100 into v equals to what, velocity, how much it is, 10. So if you will solve this, so this is 6.62 into 10 raised to power, now this is negative 34, this is 10 raised to 2, 10 raised to 1, 10 raised to 3,
+3 ऊपर जाएंगे -3, सो -34 -3 ये कितने हो जाएंगे -37 मीटर। सो इस तरह से अगर कोई 100 kg का पर्सन 10 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रहा है तो डी ब्रॉय के अकॉर्डिंग उसे वेव एसोसिएट की भी है, बट प्रैक्टिकली सोचे तो वेव नहीं दिखती है। तो क्यों नहीं दिखती है, तो ये वैल्यू चेक करो। वेवलेंथ अगर हम निकालते हैं तो वो वेवलेंथ कितनी आ रही है 10⁻⁻⁻37। सी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विच इज वेरी लेस, और पार्टिकल का मास है 100 kg। सो according to or as compared to the size of this particle, the wavelength associated with that moving particle is very less, and as comparable to the size of particle, mass of particle, as the wavelength associated is very less, and that's why this wavelength is not at all significant to calculate, and that's why this wavelength is not at all visible, and that's why according to de Broglie every moving particle has a wave associated with it, but for the materialistic particle as the size is very big as compared to the associated wavelength, so that wavelength is not at all significant to calculate, and that's why this is not visible। ये भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने उस पे दे दिया, ठीक है। अब उन्हें तो अपनी साइड सही करनी थी, उन्हें अपनी साइड को प्रूफ करना था, राइट प्रूफ करना था। तो फिर अब देखो ये तो लैकुना था ही, अब उन्होंने क्या किया कि चार्ज पार्टिकल, अब उन्होंने कहा कि मटेरियलिस्टिक पार्टिकल जो है वो वेव है, मूविंग मटेरियलिस्टिक पार्टिकल वेव है, बट वो वेवलेंथ इतनी कम है तो वो नहीं दिखती है। तो अब उन्होंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल लिया लाइक इलेक्ट्रॉन। सो ही हैज टेकन अ पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, and then he had determined the associated wavelength for this moving electron by using this formula. What is that? Lambda equals to h की वैल्यू है 6.62 into 10⁻⁻34 upon under root of 2 as it is. m is mass of electron 9.1 10⁻31 standard value है। q is what? Charge on electron is 1.6 into 10⁻19 and into क्या है, this was into v is what? Certain potential through which we have accelerated that electron so that it can move, okay? So उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम कुछ पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वो मूव होगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन मूविंग है तो उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, जिस वेवलेंथ को हम कहते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो ये डी ब्रॉय वेवलेंथ उन्होंने कैलकुलेट की, लैम्डा इक्वल्स टू, अब ये v कितना भी हो सकता है जो हम प्रोवाइड करेंगे, रेस्ट ऑफ द सारी टर्म्स जो है कॉन्स्टेंट्स है। सो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द वैल्यू 1.228 into 10⁻⁻9। अब नीचे क्या बचा, अंडर रूट ऑफ v। Okay, so you can also write it as lambda equals to 1.228 upon root v, 10⁻⁻9 means what? Nanometer. So अब 10⁻⁻37 कहा और 10⁻�9 कहा, मतलब अगर आप एलिमेंट्री पार्टिकल ले रहे हो लाइक इलेक्ट्रॉन, या फिर आप सब एटॉमिक पार्टिकल ले रहे हो लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उस केस में जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो कैसी है, नैनोमीटर के रेंज में है, जिसे देखना पॉसिबल है, जो विजिबल हो सकता है, ठीक है। सो उन्होंने ये कह दिया, अब तो टोटली प्रूफ हो गया कि अगर आप एलिमेंट्री पार्टिकल लोगे, सब एटॉमिक पार्टिकल लोगे, तो उनके उस मूविंग पार्टिकल के साथ भी वेव एसोसिएटेड है और वो नैनोमीटर के रेंज में है, सो इट इज विजिबल। बट फॉर द मटेरियलिस्टिक पार्टिकल लाइक अस, as the associated wavelength is in the order of 10⁻⁻37, this is not at all significant and visible, okay? So जितने भी उन पे क्वेश्चंस मतलब थ्रो किए गए थे, सबके आंसर्स उन्होंने इस तरह से स्मार्टली दे दिए। इसे आप एंगस्ट्रॉम यूनिट के फॉर्म में लिखो तो क्या हो जाएगा, ये 12.28 upon root v angstrom unit, because you know that 1 angstrom unit equals to 10⁻10 meter.
तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम दिया गया है दैट द एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल ऑफ सपोज 50 वोल्ट या फिर 150 वोल्ट, देन कैलकुलेट द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो ये फॉर्मूला है आपके पास, ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो आपको दी होगी। So no need to go through this long lasting mathematical steps. So this is the smart study. So you have to remember this formula so that it will save your time. Okay? But this is applicable only for the charged particle. Only for the charged particle like proton, like electron. Okay? So इस तरह से सारी मिस्ट्रीज एक एक करके सॉल्व हो गई, सारे लेक्यूनास एक एक करके ओवरकम कर दिए, सारे क्वेश्चन के आंसर डी ब्रॉय ने कर दिए। तो पहले तो बस एक स्टेटमेंट दे दिया था, है ना, अपना थीसिस सबमिट करने के लिए। फिर उस स्टेटमेंट को धीरे धीरे मैथमेटिकल सपोर्ट मिला और उसके बाद अब देखो क्या हुआ। अब देखो स्टोरी कैसी है। 1924 में डी ब्रॉय ने वर्क किया था। 1924 में डी ब्रॉय ने वर्क किया था और ये स्टेटमेंट, ये हाइपोथेसिस जो है ये हमें दिया था, ओके, दैट एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, जिसे अभी तक कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। अब उसे मैथमेटिकल सपोर्ट मिला, बट जब तक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिलता तब तक वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती। उसके बाद 1927 में दो साइंटिस्ट आए, उनका नाम था डेविसन एंड सेकेंड वाज जर्मर। और डेविसन, डी ब्रॉय ने तो 1924 में ही बता दिया था दैट this moving electron has a wave associated with it which is in a range of nanometer or angstrom unit, so it is possible to observe this, but still there were no practical proof. So in 1927 the scientist Davison and Zermer has done one experiment. That name of that experiment is Davison, and along with that in 1928 one more scientist, name of that scientist is G.P. Thomson. J.J. थॉमसन के बेटे G.P. थॉमसन। सो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। नेम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, एंड फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन shows a diffraction. इलेक्ट्रॉन शोज डिफ्रैक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, सो डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? इट्स अ फेनोमेना शोन बाय वेव नेचर। और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन है आपका पार्टिकल। सो डेविसन, जर्मर और जीपी थॉमसन ने मिलके एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये प्रूव कर दिया कि जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन वो डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, मतलब आपका पार्टिकल क्या बन गया? वेव। सो इस डी ब्रॉय का जो हाइपोथेसिस था, सिर्फ हाइपोथेसिस था, एक अजम्पशन था, एक स्पेकुलेशन था कि मूविंग पार्टिकल वेव है। तो इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया डेविसन, जर्मर एंड जीपी थॉमसन ने। और जब ये प्रूफ हो गया 1927 और 1928 में, जब डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ का सपोर्ट मिला, उसके बाद 1928 में डी ब्रॉय को नोबेल प्राइज मिला। और इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेस के लिए इनको, डेविसन, जर्मर और जीपी थॉमसन को 1937 में क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। तो देखो जो बात डी ब्रॉय ने 1924 में ही बता दी थी, बट उसको मैथमेटिकल सपोर्ट था बट एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं था। तो 1928 तक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी मिल गया करके लगेज 1929 में डी ब्रॉय को नोबेल प्राइज मिला फॉर दिस डी ब्रॉय हाइपोथेसिस which shows dual nature of matter, that yes, your matter can behave like a wave. Okay, and for the success of this experiment, Davison, Jama and G.P. Thomson shares the Nobel Prize in the year 1937.
सो और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सर जे जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और कहा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ही है। सो उसके बाद उनके ही बेटे जिनका नाम है जीपी थॉमसन ने क्या किया, उससे इलेक्ट्रॉन को क्या प्रूव कर दिया, वेव, थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और जो कि पार्टिकल था, और उनके ही बेटे जीपी थॉमसन ने ये प्रूव कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल तो है ही, but at the same time it shows wave nature. So this way your particle can behave like a wave. Okay, so this was all the story of wave particle duality of matter. Okay, so that is also called as a dual nature of matter. So we have discussed the 2 points simultaneously, de Broglie hypothesis and dual nature of matter or wave particle duality of matter. So this was your topic. Davison and Zermer experiment is included in syllabus, but because of COVID-19 that has been excluded from the syllabus, so we'll not go with it. Okay, so this way up to this point your chapter is completed, and which was a full of conceptual and theoretical chapter. Okay, so जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं सारे मेमोराइज करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, कोई डिफिकल्टी आती है तो पूछो। ठीक है, और yes, of course, if there is a need of improvement, if there is a scope of improvement, please share with us. Okay, so with this I finally conclude that yes, this chapter is completed. So in the next lecture we'll meet with the next chapter. So till then, stay studious, stay curious. Thank you.